हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर। जैसे जब हम लोग रन करते हैं अपना, जो जितनी बार रन करो उतनी बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है एक्यूरेसी में और हाँ लॉस में। तो हाँ। ऐसे हम लोग कैसे फिर जज कर सकते हैं कि ओवर फिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं तो थोड़ा है? इफेक्ट मतलब हर आता है, बार तो इतना इतना डिफरेंस आ ज्यादा रहा नहीं है। आता ना। कभी 96 आया, कभी 93 आया। नहीं, 96 93 ऐसा इतना आता है, तीन तीन एक्यूरेसी, तीन तीन। मतलब नहीं, 93 या 96 तो वो ठीक है। वैलिडेशन और ट्रेनिंग में कितना आ रहा है? तो उसको देखो कैसे टेस्ट डिफरेंट करें रन कि में, हर बार तो हम लोग सेम ही डेट। नहीं डेटा सेम दे रहे हो, लेकिन दिक्कतें क्या होती हैं बताता हूँ कहाँ से रैंडमनाइजेशन हाँ आता हाँ। है। हम लोग जो अपना रैंडम स्टेट वेट्स लगा दे। इशू, नहीं रैंडम स्टेट लगाने से नहीं होगा कुछ। हम लोग जब अपना वेट्स इनिशियलाइज करते हैं तो वो वेट्स हम लोग रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो तुम्हारी हाँ रैंडमनेस हाँ। आती है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वेट्स को अच्छा। मतलब रैंडमली एक बेस्ट तरीका नहीं है। एक दूसरा भी तरीका है, हाई जेवियर्स इनिशियलाइजेशन करके है, या फिर आप किसी और मॉडल के वेट्स से लेकर उठा के इनिशियलाइज कर लो, तो वो सब है। बट देखो इस डेटा सेट के लिए इतना डिफरेंस इज फाइन, क्योंकि डेटा सेट भी रैंडमली नंबर जनरेट करता है। वो हर बार जो आपका डेटा सेट है वो भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा सेट सेम है। जितनी बार तुमने कोड रन किया कि एक्स वाई इक्वल्स टू स्पाइरल डेटा हाँ सैंपल्स इक्वल टू 100, तो वो डेटा सेट भी हर बार चेंज हो रहा है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में जो आपके पास डेटा सेट है वही रहेगा। वही मैं कल यही बोल रहा था कि नहीं नहीं, कल जो क्वेश्चन था रैंडम वो था डेटा कि आएगा इन ना। दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कल जो क्वेश्चन था मैसेज पे जो किया था वो ये हेलो। था कि, हेलो हेलो। हाँ, कि मतलब हाँ हर हर बार तो रैंडम डेटा आ रहा है, तो हर बार को कैसे। हाँ, हर बार रैंडम डेटा आ रहा है, लेकिन देखो दो दो चीजें हैं यहाँ पर। दो चीजें हैं यहाँ पर कि जो स्पाइरल डेटा फंक्शन है, ठीक है, हाँ, कि हर ये, बार रैंडम डेटा आ रहा है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये था क्वेश्चन। हाँ। हेलो। अरे तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है। स्पाइरल डेटा फंक्शन जो है ये रैंडमली डेटा जनरेट करता है, ठीक है। अब हम लोग पहले जो कल जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो रैंडमली डेटा जनरेट कर रहा है, तो हम लोग ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए एक बार जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और टेस्टिंग डेटा सेट के लिए एक बार जनरेट कर रहे हैं। आइडियली क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा सेट होता है, उसमें से हम वैल्यूज को उसकी डेटा आता वैल्यूज है को मतलब कि, मेरी। हाँ, उन वैल्यूज को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करके कर लेते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग होगा एंड ये टेस्टिंग होगा। उन वैल्यूज को हम लोग रैंडमली नहीं जनरेट करते। तो इस वाले केस में वैलिडेशन, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड वाला डेटा सेट है, इसमें वैलिडेशन और ट्रेनिंग और टेस्टिंग, इनको डिवाइड करना और इनको कंपेयर करना इज ठीक है। मतलब ये तो समझ में आता है कि इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वाले केस में जो हम लोग रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, इस केस में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये जो रैंडमली डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हो रहा है। मतलब अगर इसे बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जो कि सही वर्ड नहीं होगा, अगर उस टर्म्स में बोलें तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, या मेरे पास बहुत बड़ा तालाब है या नदी है, और उसमें से मैंने एक बाल्टी पानी निकाला ट्रेनिंग करने के लिए, फिर दूसरी बाल्टी पानी निकाला टेस्टिंग करने के लिए। अब क्योंकि वो नदी है तो उसका पानी सेम टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो पानी एक ही जगह से आ रहा है, ठीक है। इस केस में हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं और से आए और टेस्टिंग डेटा सेट कहीं से आए। यहां पर बात हो रही है एक डिस्ट्रीब्यूशन की। रैंडमली तो डेटा जनरेट हो रहा है, बट मेरे पास एक तालाब है, उसमें से मैं पानी निकाल रहा हूँ बाल्टी से। तो पहली बार जो बाल्टी पानी आया वो जरूरी नहीं है कि जो दूसरी बार जब मैंने बाल्टी डाली तो फिर से सेम पानी आए, लेकिन वो पानी
जहां से आ रहा है, मतलब कि जो पहली बाल्टी का जो पानी है वो जिन जिन पहाड़ों से होकर आया है, वही जो दूसरी बाल्टी का पानी है वो भी उन पहाड़ों से होकर आया है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी मेरा पेन अभी चल नहीं रहा है, मैंने नया कंप्यूटर लिया है, वो जब आ जाएगा तब हम लोग सही से राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो गॉसियन अगर देखो जरा इसका प्लॉट बनेगा क्या, इंसर्ट तो नहीं है मेरे को। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये होता है मेरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है, ये कहीं का तालाब है, कहीं की नदी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पहचानते कैसे हैं कि गॉसियन में आपके पास आपको अगर बताना हो कि आपको ये वाली वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो हम उसे सारी वैल्यूज नहीं बताते कि क्योंकि इसमें तो अरबों वैल्यूज हो सकती हैं। कमांड Z, क्योंकि इसमें तो अगर मान लो कि मेरा x और y है, ठीक, सॉरी ये y हो गया और ये मेरा x हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू चूज करता हूं तो वो वैल्यू या तो इसके अंदर होगी या फिर इसके बाहर होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो अगर मैं इसे एक पूरा ग्राफ का पेपर मान लूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अनगिनत वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यू आएगी उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? वो प्रॉपर्टी होती है कि पहली चीज है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कुछ है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है कुछ मतलब सिग्मा। तो ये क्या बताता है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आपकी अराउंड 67% वैल्यूज, ठीक है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होंगी। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ये आपका म्यू हो गया। ठीक है, ये आपका मीन हो गया। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये आपका मीन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। इसका मतलब क्या है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो भी मान लो इसकी वैल्यू है 2.7 थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी 67% ऑफ द वैल्यूज इसके बीच में लाई करेगी। और ये चीज हम देख भी सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज मेरे मीन के आसपास है। ठीक है, इसके बाद होता है कि मेरे ख्याल से 86 या 87% वैल्यूज आपकी दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में काम करती है। मतलब कि अगर मैं ये कर दूं तो मैंने ज्यादा बना दिया तो आपकी 87 या इतनी परसेंट वैल्यूज इसके अंदर होती हैं और 95% वैल्यूज आपकी तीन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, 95% वैल्यूज आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। ये जो मेरे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स होती है ये लास्ट तक जाती है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जो हम लोग रैंडम स्पाइरल डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, मतलब कि उसका तालाब सेम है। तो हम लोग बस पानी बार बार निकाल रहे हैं उसके ऊपर रैंडमली सैंपल करके, बट वो पानी सेम ही जगह से है। ठीक है, इसलिए इस केस में कंपेयर कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में आपका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब एक ही वैल्यू, एक ही डेटा सेट रहेगा, उसी में से हम वैल्यूज को सेपरेट करके कि हाँ भाई शुरुआत की 100 वैल्यूज ट्रेनिंग गई, बाद 20 वैल्यूज टेस्टिंग या वैलिडेशन में। ये था कल का क्वेश्चन। आज का जो है वो ये है कि आज का क्या था क्वेश्चन? एक्यूरेसी सेम नहीं आ रही। हाँ, एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो रही है, एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, आज का क्वेश्चन था कि एक्यूरेसी मेरी ऊपर नीचे हो रही है डिफरेंट इसमें। तो उसका रीजन ये है कि अब आप डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम उठा रहे हो लेकिन अभी डेटा आपका अभी भी रैंडम ही है। ठीक है, हर बार उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो कुछ ना कुछ चेंज हो जा रही हैं। वो अनसीन डेटा के ऊपर जितना वर्क कर पा रहा है उतना कर पा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग वाले में आपकी एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब कि वो उस पर्टिकुलर वर्जन, मतलब उस पर्टिकुलर बाल्टी ऑफ डेटा सेट के ऊपर ही काम कर रहा है। तो वो ऊपर नीचे होगा और उसके दो रीजन है कि आपका जो डेटा सेट है वो भी चेंज हो रहा है और दूसरा है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क के वेट्स है वो भी हर बार रैंडमली इनिशियलाइज हो रहा है।
तो इन दोनों रीजन की वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है वो ऊपर नीचे हो रही है, और ये ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए ठीक है। अगर किसी रियल वर्ल्ड के डेटा सेट में सेम चीज होती है तो फिर वहां पर प्रॉब्लमेटिक होगी। फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत एक्यूरेसी चेंज ठीक है, मतलब 0.1%, 0.2% इतना चलेगा, लेकिन अगर 1-2% का चेंज आ रहा है तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। सेम मॉडल को डिफरेंट बार रन करने से इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चेंज होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट है वही बार बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास एक्यूरेसी में चेंज आ रहा है। सर जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे नॉर्मली ये गॉसियन कर्व नहीं है, तो हम कोई जैसे स्क्यूड वगैरह कोई है कर्व हमारा, तो उसको गॉसियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ कोई स्क्यूड ट्रिक को कोई तरीका गॉसियन में होता है? कन्वर्ट कर सकते हैं, हर किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से एक अच्छा थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हम रैंडमली कुछ वैल्यूज ले और उनका मीन ले, मतलब कि चाहे जैसा कर वो आपके पास, ठीक है, अगर हम 5 वैल्यूज जैसे इसमें चूज करें, ठीक है, इन 5 वैल्यूज का मीन ले, इन 5 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 का मीन ले, ठीक है, इस मीन वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये कर्व चाहे जैसा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा, चाहे आपका पावर लॉ की तरह हो या फिर बाइनोमियल हो, चाहे जैसा हो, लेकिन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप कुछ सेट नंबर ऑफ वैल्यूज उठाकर उनका मीन लेंगे तो वो जो कर्व देगा वो गॉसियन देगा। तो आप हर कर्व को बदल नहीं सकते गॉसियन में, बट उस कर्व की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए आप कर सकते हैं, मतलब कि इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसको क्या जाता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स में होती है, ये काफी काम आती है, मतलब मशीन लर्निंग में भी काफी काम आती है, पढ़ेंगे इसको। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो क्या कहती है कि ओके आप सर। रैंडमली आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज उठाइए, जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो आपको एक गॉसियन कर्व मिलेगा, और जो इसका मीन होगा उसी के आसपास आपका इसका मीन होगा। तो हमें भले इस पूरी पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है, लेकिन हम उसकी रैंडम सैंपलिंग लेकर मीन लेकर कर सकते हैं। तो जैसे जो चुनाव में होता है वो क्या होता है, वो यही होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप चुनाव करने के बाद जो एग्जिट पोल होता है उसमें वो लोग पूरी जैसे पूरी भारत की जनता से तो पूछ नहीं सकते, तो वो लोग रैंडमली पूछते हैं लोगों से, ठीक है, रैंडमली पूछते हैं लोगों से, और उसके बाद जैसे शुरुआत में उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख लोगों से टोटल पूछा, और उसके बाद वो पूरे के पूरे स्टेट का चुनाव रिजल्ट प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इतनी सीट्स आनी चाहिए। वो ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से कर पाते हैं। तो सर जैसे मशीन लर्निंग में हमारे पास जैसे कॉलम्स है कुछ, तो कुछ कॉलम्स मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के हम उसको बना मतलब इस तरीके से काम कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो डिफरेंट क्योंकि चीज है। मशीन लर्निंग में सर कॉलम्स हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए ताकि एल्गोरिथम लगा सकें, तो हमारे पास जैसे वो मोस्ट ऑफ द हमारा एजम्पशन है, कॉलम्स के पास। वो हमारा एजम्पशन है, बट हमें हमेशा मिले ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ ओके। कर्व्स को हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्राइस आता है, ठीक है, प्राइस नहीं कहता हूँ, सैलरी कहता हूँ, ठीक है, सैलरी मेरे पास होती है, अरे यार सिंपल इसमें लिखते हैं ना टेक्स्ट में, हाँ, इससे मेरे पास सैलरी होती है। तो सैलरी जो होती है वो 8% लोगों की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और 90% या सिर्फ 60 या 70%, मतलब अगर इंडिया का मान लो तो अराउंड 70% है, तो 70% लोगों की बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। तो इस केस में जो हमारा प्लॉट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, अरे यार पेन होता तो बात है, ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास आ गया, तो उस केस में मेरा प्लॉट जो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो इस प्लॉट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाय यूजिंग लॉग। आप इसका लॉग लोगे तो ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। मतलब वैल्यू सेम रहेंगे, बस ये कर्व चेंज हो जाएगा, इस कर्व लॉग लगाने के बाद इसकी वैल्यूज नहीं, मतलब वैल्यूज भी चेंज हो सेम जाएंगी रहेंगी ना, लेकिन। लॉग लगाने के बाद वैल्यूज भी तो चेंज हो जाएंगी। तो मतलब तो लॉग सेम ऑफ रहेगा ना ए, उस वैल्यू का लॉग में? हाँ मतलब सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ठीक एक है। मशीन लर्निंग ओके एल्गोरिथम के ओके लिए ठीक। उसका मतलब सेम रहेगा। ओके सर ओके। इसमें लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, जैसे सैलरी है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर लॉग लगाऊंगा तो लॉग निगेटिव वैल्यू का होता नहीं है,
ठीक है, तो हमें उसको 0 से 1 के बीच में वो करना पड़ेगा, मतलब स्केल इंस्टेड Okay, ऑफ -1 से 1 के बीच में। ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी क्या चीज हो सकती है, क्या चीज। ठीक है, चलो आज हम लोग बात सर करते एक हैं, हम और लोग चीज का है क्या, सर। बताओ। सर एक छोटा सा, सर जैसे कि जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तब 1000 स्टेप्स के बाद जो वेट होता है, अगर उसको सेव हाँ कर लें और वही वेट्स हाँ को जब ट्रेनिंग सॉरी नहीं, जब तब जो स्टेप वेट तो फिर वही सॉरी, को हम आवाज लोग कट गई है, ट्रेनिंग के टाइम करें तो। अक्षत आवाज कट गई। अगर 1000 स्टेप्स के वेट को सेव कर ले फिर, और फिर उसी वेट्स को ट्रेनिंग के टाइम टेस्टिंग के टाइम यूज करें तो, मतलब रेंडमली इनिशियलाइज ना कर उसी वेट्स को। नहीं टेस्टिंग के टाइम पे तो हमें इनिशियलाइज करना ही नहीं है ना। हम लोग को अच्छा, टेस्टिंग टाइम इनिशियलाइज नहीं करना। टेस्टिंग टाइम, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर देखोगे हम लोग का कोड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट्स को पहले ट्रेनिंग के टाइम पे इनिशियलाइज करते हैं, फिर जो वेट्स मेरे बन जाते हैं लेयर्स के अच्छा, हाँ अंदर, हाँ हाँ हाँ, ओके। हम सीधे उनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हम ट्रेनिंग के टाइम इनिशियलाइज क्यों करेंगे। हम ये कर हाँ सकते हाँ हैं कि हाँ हाँ, पहले मान लो कि हमने 1000 यस स्टेप्स यस, का सेव कर सॉरी लिया, सर। फिर और मान लो मेरे पास लाइट चली गई, ठीक है, मतलब कि इंडिया में लाइट जाती है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने जैसे अपना चलाया और हमने कहा कि हर 1000 स्टेप या हर 1000 इपॉक पर मेरे वेट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो उसके बाद जब लाइट जाएगी और वापस आएगी, तो मेरे पास क्योंकि सेव्ड वेट्स है, तो मैं डायरेक्ट वहां से ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। फिर मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वेट सेव करके रखे। ठीक है, अच्छा एक बंदा और है, चंद्रमा आप हो या कोई और है। नहीं सर, मैं ही दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ, बार अच्छा बार मेरा डॉट से, लीव हो जाता है नेटवर्क पर। ओके हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है। हाँ, नहीं सर, हो गया। ओके ओके, तो आज हम लोग को देखना है, हम लोगों ने रेगुलराइजेशन जो देखा था उसी के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, तो रेगुलराइजेशन में हम लोगों ने तो वैलिडेशन, ट्रेनिंग वैलिडेशन वो सब किया था, आप लोगों ने मुझे करके भेज भी दिया था, जो कि ठीक था, मतलब कि ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करके, और इस वाले केस में एक नया सैंपल जनरेट करके उसके ऊपर वैलिडेशन लगाकर उसकी एक्यूरेसी लगाकर आप लोगों ने भेज दिया था, दोनों के ठीक थे, तो वो सही है। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी रेगुलराइजेशन की, तो हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक था L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन, रेगुलर नहीं रेगुलराइजेशन आइजेशन। ठीक है, L1 वाले में क्या था, हम लोग एक लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेट्स, ठीक है, और लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बायसेस, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के पैरामीटर्स है, दो मैट्रिक्स है, एक वेट्स है और एक बायसेस है, तो हमें इसे लैम्डा 1 कर देता हूं। ठीक है, तो हमें जो हम लोग की डेटा की लॉस आ रहा था, जो हम लोग का डेटा की तरफ से कॉस्ट आ रहा था, उसमें हम लोग ऐड कर रहे थे, और उसका रीजन ये था कि हमारे वेट्स जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक तरह से ओवरफिटिंग को सिग्निफाई करते हैं, कहते हैं कि आपका मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको रोकने के लिए अपने कॉस्ट फंक्शन में ये दो पेनाल्टी, एक पेनाल्टी टर्म और ऐड कर दिया था, लैम्डा इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेट्स। तो अब जब वेट्स बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी कॉस्ट फंक्शन बढ़ेगी, और क्योंकि हम लोग अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जब हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होगा तो मेरे जो वेट्स की वैल्यूज हैं, जो मेरे वेट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, वो भी मिनिमाइज होंगी, तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो होगी। ठीक है, सेम था मेरा L2 रेगुलराइजेशन। L2 रेगुलराइजेशन में क्या था, लैम्डा 2 इंटू वेट इंटू वेट, स्क्वायर कर रहे थे हम लोग अपने पैरामीटर्स का, और सेम फॉर द बायसेस आल्सो, इंटू वेट इंटू वेट। ठीक है, तो हम लोगों को ये रेगुलराइजेशन ऐड करना है। अच्छा, इसका इंपैक्ट अगर ध्यान दोगे तो ये मेरा, सॉरी बायसेस है,
इसका इम्पैक्ट हमारा ट्रेनिंग की प्रोसेस पर डायरेक्टली नहीं है हर लेयर पर, लेकिन जितने न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, जितने हमारे पास डेंस लेयर्स होंगी वहां पर, क्योंकि हमारे वेट्स यूज हो रहे हैं तो वहां पर हमें करना पड़ेगा। बट फॉरवर्ड पास में इसका यूज कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉरवर्ड पास में इसका यूज मेरे सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तब है। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट तक हमारे जो वेट्स आते हैं उसको हम रख लेते हैं। तो हमें मेन इसमें कहाँ चेंज करना है? इसमें हमें मेन चेंज करना है, हमें अगर हम इसे कोडिंग करने जाएंगे तो हमें जो मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, जो कि मेरा हमारे वाले केस में हम लोगों ने ऊपर एक लॉस फंक्शन बनाया था जो कि सुपर क्लास थी, ठीक है, और इसके बाद जो भी हमारे इंटरनल थे उनमें कर रहा था। तो हमें इंटरनली वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है? हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? एक था लॉस की क्लास थी और उसके बाद एक थी मेरे पास कैटेगोरिकल सॉफ्ट मैक्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस थी। सॉफ्ट मैक्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब सॉफ्ट मैक्स और कैटेगोरिकल को एक साथ लगाते हैं तो हमारा जो बैकवर्ड पास का डेरिवेटिव होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, जो कि मेरी पेरेंट क्लास थी, सॉरी चाइल्ड क्लास थी लॉस की, ऐसे ही हमने डिफाइन किया था। तो ये जो कैलकुलेट कर रहा है, ये जो कैलकुलेट करता है हमारा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जो कैलकुलेट करता है वो खाली करता है हमारे डेटा के ऊपर कि ये मेरे वेट्स है, उनसे ये मेरा प्रिडिक्शन आया है, उन प्रिडिक्शन में और एक्चुअल प्रिडिक्शन में कितना अंतर है ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, और हमें अभी इस लॉस के ऊपर हमें अपना रेगुलराइजेशन वाला लॉस ऐड करना है। तो हमें इसमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी लॉस क्लास में अपडेट करने की जरूरत है। इसमें हमें अपना कि कॉस्ट के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू L1 इंटू वेट प्लस L2 इंटू वेट इंटू वेट। ठीक है, W छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि हम लोग को कहाँ चेंज करना पड़ेगा इन रेगुलराइजेशन की वजह से। ठीक है, एक चेंज हमारा ये हो जाएगा और ये वेट्स के ऊपर है तो सेम इसी की तरह हमारे पास हो जाएगा L1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बायस प्लस L2 इंटू बायस इंटू बायस। ठीक है, L1 और L2 मेरे λ1 और λ2 है। ठीक है, वो रेगुलराइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इसके बाद एक अंतर और आएगा। हाँ, ये दोनों रेगुलराइजेशन ऐड कर देंगे हम, L1 L2। हाँ, L1 हम लोग रेयरली ही इंडिविजुअली यूज करते हैं। हम लोग अगर L1 यूज कर रहे हैं तो जनरली हम लोग L2 के साथ ही करते हैं। ओके सर, ओके। जनरली क्या होता है कि L1 क्या होता है कि खाली एब्सोल्यूट वैल्यू को देखता है। ठीक है, तो इसके लिए जो छोटी वैल्यूज है वो भी प्रॉब्लमैटिक है, बट L2 के लिए छोटी वैल्यूज प्रॉब्लमैटिक नहीं है, सिर्फ बड़ी वैल्यू प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि छोटी वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से छोटी वैल्यूज को तो वो और छोटी हो जाएंगी। तो L2 के लिए 1 से छोटी वैल्यूज प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट L1 के लिए 1 से छोटी वैल्यू प्रॉब्लमैटिक है। तो उसके जैसे एक प्रॉब्लम आती है, मतलब यही की प्रॉब्लम आती है कि वो अगर आप सिर्फ और सिर्फ L1 यूज करोगे तो आपके वेट्स, मतलब कि मोस्ट ऑफ द वेट्स आपके जीरो हो जाएंगे। ये बात हम लोगों ने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मेरा मशीन लर्निंग का वीडियो है वहां पर, उसमें जब रेगुलराइजेशन डिस्कस किया तो उसमें है कि कैसे छोटे वेट्स हो जाए, जबकि जब आप L1 यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द वेट्स आपके जीरो हो जाएंगे, और जब L2 यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द वेट्स आपके जीरो नहीं होंगे। क्योंकि L2 के लिए छोटी वैल्यू प्रॉब्लमैटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से छोटी वैल्यू को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो वो वेट बढ़ नहीं रहा है, वेट छोटा ही हो रहा है। ठीक है, बट L1 में 1 से छोटी वैल्यू की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी और वो उसको भी मिनिमाइज करना चाहेगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले केस में क्या होता है कि जब हम लोग L1 L2 या किसी और मशीन लर्निंग की नॉर्मल मशीन लर्निंग वाली एल्गोरिथम में हम लोग अपना L1 रेगुलराइजेशन लगाते हैं तो मेरे मोस्ट ऑफ द वेट्स जीरो हो जाते हैं, और उसकी वजह से मतलब मेरे पास जो क्या कहते हैं जो मॉडल बनता है उसमें हमें सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं खाली वही दिखते हैं। बट यहाँ पर हमारा वो केस वैसा नहीं है। तो न्यूरल नेटवर्क में हम लोग L1 के साथ हमेशा L2 लगाएंगे।
नहीं तो अगर हमारे वेट्स ही 0 हो गए तो हम लोग सीखेंगे क्या, ऐसे एडजस्ट क्या करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये रीजन है। मतलब ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि L1 रेगुलेशन की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, L2 में क्या, L2 से कैसे ठीक करता है, खाली L1 क्यों यूज करता है, तो उसी के रीजन है। L1 की वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द वेट 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो 1 से छोटी वैल्यूज को भी कंसिडर करेगा। एडिटिव में वो छोटी वैल्यूज कंसिडर नहीं है। ओके ठीक है, तो हमें ये कर लिया हमने। ये तो हो गया मेरा क्या, फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास भी तो करना है, जैसे ही आपने फंक्शन लगाया वैसे ही आपको बैकवर्ड पास भी तो करना है। तो बैकवर्ड पास देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहले इसका देखते हैं बैकवर्ड पास। तो L2 जो मेरे पास है वो क्या है, लैम्डा इंटू वेट इंटू वेट। ठीक है, इसका और इसके आगे एक समीशन, अरे यार, ठीक है, तो इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, 2W। लैम्डा 2 टू W। 2 इंटू लैम्डा इंटू W। ठीक है, हाँ सर, हाँ। ये ठीक है ना। यस सर, यस। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा ये, चलो ये इजी था। L1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W। इसका डेरिवेटिव क्या है, लैम्डा। सिर्फ लैम्डा। सर जब डिवाइड करेगा ना कि 0 के लिए 0 से ऊपर के लिए अलग वैल्यू और 0 से नीचे के लिए हाँ, अलग वैल्यू, मतलब तो +1 और -1, ये, अगर 0 से ऊपर होगा तो हाँ, +1 होगा और ये 0 मैक्स की से तरह नीचे होगा काम तो करेगा। -1। जब हम लोगों ने मैक्स फंक्शन का डेरिवेटिव किया था ना, तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज आती थी कि अगर जो इनपुट है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो dw बाई dw क्या हो जाएगा, 1, 1 इंटू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, और अगर इनपुट मेरा लेस देन 0 हुआ, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो बच जाएगी -w, जो कि निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेगा। और -w का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, तो -1 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब मेरा इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा डेरिवेटिव λ1 होगा, और जब मेरा इनपुट लेस देन 0 होगा तो मेरा डेरिवेटिव -λ1। और बस इसी को हमें कोड करना है और हम लोग को यही चीज करनी है। ठीक है, तो हमें लॉस में कुछ चेंज नहीं करना है, हमें बेसिकली अपनी डेंस लेयर की फंक्शन और लॉस क्लास में चेंज करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं एक बार। शेयर है सफारी कहाँ गया, वन नोट, सफारी ये रहा, दिखाना बताना जब दिखने लगे तो। दिख रहा है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन दिख रही है। दिख रहा है सर, कोड नहीं, कोड मैंने दिख रहा सेव है। तो किया था, सेव अ कॉपी इन ड्राइव। अरे यार, चलो कोई नहीं, हम लोग इसको खुद से करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग को क्या क्या चेंज करना है। अच्छा 10 मिनट बचे हैं, हम लोग को लॉस फंक्शन में चेंज करना है। एक लॉस फंक्शन ये होगा मेरा
एक सेकेंड, समझना नहीं, मिली नहीं, रेपो कहाँ चली गई? कंट्रोल एफ कर लीजिए सर। हाँ फाइंड कर लीजिए कंट्रोल एफ से लॉस। ठीक ठीक। अम्म, ठीक है, ये तो शुरुआत में ही तो है। इसको ना कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, रेगुलराइजर कोड। तो सर मैं पहले लिखा रहता तो चेंज नहीं करना पड़ता, मतलब मैं खाली समझा रहा होता, मुझे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि वेट्स का जो शेप है वो मेरी डेंस लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि डेंस लेयर में ही मेरे न्यूरॉन्स होंगे और हर न्यूरॉन कितने न्यूरॉन से कनेक्ट होगा और कितने इनपुट से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे कनेक्ट करेगा, तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चेंज मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं अपने जो रेगुलराइजेशन है उनको ऐड कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अपना, रुक जाएगा, वेट रेगुलराइजर, ठीक है, L1, ये लैम्डा 1 के लिए है और इसको मैंने सेट किया 0, फिर हो जाएगा वेट रेगुलराइजर L2, ये हो जाएगा 0, और सेम मेरे पास हो जाएगा बायस, और उसके लिए बायस के लिए L1 और L2, तो बायस रेगुलराइजर L1 इक्वल्स टू 0, बायस रेगुलराइजर L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको हमें इनिशलाइज भी करना है, तो इनिशलाइज करने के लिए मुझे सेल्फ डॉट वेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू पास हुई है, फिर सेल्फ डॉट वेट रेगुलराइजेशन L2 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू पास हुई है, फिर सेल्फ डॉट बायस रेगुलराइजेशन L1 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू पास हुई है, और सेल्फ डॉट L2 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू पास हुई है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब क्योंकि मेरे पास हर लेयर के वेट्स है, तो मुझे बैकवर्ड पास यहीं पर करना पड़ेगा हर लेयर के रेगुलराइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने अपना वेट्स और बायसेस निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये मेरा वेट्स के ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें कोई जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इसके नीचे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स ऑन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं L1 के ऊपर, पहला लैम्डा 1 के ऊपर। तो अगर मान लो कि मैं रेगुलराइजेशन यूज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल इसकी मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं। अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं यूज किया गया है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई रेगुलराइजेशन यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास DL1 इक्वल्स टू, मुझे क्योंकि L1 है, तो L1 मेरे, अगर मेरे पास, रुक जाओ एक बार लिखता हूँ फिर बताता हूँ, NP डॉट वंस की तरह, मतलब वंस की मैट्रिक्स बनाओ जो कि हो वेट्स की, डॉट वेट्स और DL1, और यहाँ पर सेल्फ डॉट वेट्स EHTS is less than 0 equals to 1। ठीक है, और
सेल्फ डॉट डी वेट्स प्लस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वेट रेगुलराइजर L1 इंटू DL। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या किया है कि हम लोगों ने देखा था अभी जब हम उसकी बात कर रहे थे कि इसमें क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो जहां पर इनपुट मेरा लेस देन 0 होगा तो वहां पर वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये सॉरी गलत लिखा मैंने, तो जहां पर तो पहले मैंने अपने ग्रेडियंट को 1 सेट कर दिया और सारी वैल्यूज को 1 सेट कर दिया और जिन वेट्स का इनपुट, जिन वेट्स की वैल्यू लेस देन 0 थी वहां पर मैंने ग्रेडियंट को -1 से कर दिया और बाद में मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वही चीज है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यूज कैसी थी हमारे पास, हमें उसके ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको वैसे ही रखना है, वहां पर ग्रेडियंट 1 होगा, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वहां पर ग्रेडियंट -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग L2 के लिए कर लेते हैं। इफ सेल्फ डॉट वेट रेगुलराइजर L2 इज ग्रेटर देन 0, इस केस में हमने क्या देखा कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल्फ डॉट डी वेट्स इक्वल्स टू वेट्स क्या प्लस इक्वल्स टू ही लगा दो, उसी में ऐड करना है क्योंकि सेल्फ डॉट वेट, अरे यार वेट रेगुलराइजर L2, ठीक है, लैम्डा 2 इंटू सेल्फ डॉट वेट्स, 2 इंटू डब्ल्यू आया था ना, 2 इंटू लैम्डा इंटू डब्ल्यू, ठीक है। और ऐसे ही मेरा बायसेस के लिए भी हो जाएगा, तो इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट बायस रेगुलराइजर L1 कर देता हूँ, सेल्फ डॉट बायसेस और लेस देन इक्वल टू 1 और ये बायस रेगुलराइजेशन L1 और ये L2, तो सेल्फ डॉट डी वेट्स, अच्छा डी वेट्स नहीं डी बायसेस होगा, डी बायसेस और ये हो जाएगा डी बायसेस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बायस रेगुलराइजेशन L2 और मेरे वेट्स तो कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो मेरा आउटपुट अभी भी सेल्फ डॉट इनपुट्स इंटू सॉरी एंड डी इनपुट्स इक्वल टू सेल्फ डॉट वेट्स और डी वैल्यूज सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका फॉरवर्ड पास का, मतलब ये बैकवर्ड पास का मैंने कर लिया है, अब मुझे बस लॉस वाले में चेंज करना है। ठीक है, तो लॉस मेरा कहाँ पर है, चल 1 मिनट से कम बचा है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो फिर। ठीक है, तो लॉस में मुझे अपना रेगुलराइजेशन लॉस भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगा, ये हो जाएगा मेरा रेगुलराइजेशन लॉस। ठीक है, और इसमें पास हो जाएगी मेरी सेल्फ कॉमा लेयर। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये 0 रहेगा, ये तो मैं सेट कर देता हूँ क्या कि रेगुलराइजेशन लॉस इक्वल्स टू, कंप्यूटर इतना स्लो चल रहा है क्या, मेमोरी फ्री करो जरा, सब का डेटा है। अब अगर मान लो 0 नहीं है, अगर मेरे पास L1 और L2 दोनों है, ठीक है, तो इफ लेयर, वाह क्या स्पीड है, लेयर डॉट वेट रेगुलराइजर 1, रेगुलराइजर L1 ग्रेटर देन 0, अगर मेरे पास L1 लैम्डा की वैल्यू बड़ी है तो मुझे क्या करना है, रेगुलराइजेशन लॉस प्लस इक्वल्स टू, सिंपल क्या था मेरा लैम्डा 1 इंटू
उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और सबका समेशन। तो ये हो जाएगा np डॉट, सॉरी पहले सिंपल ये करता हूँ कि लेयर डॉट वेट रेगुलराइजेशन L1 लैम्डा 1 हो गया मल्टीप्लाइड बाई np डॉट सम और फिर np डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी मेरे पास वेट्स थे। तो ये मेरे पास वेट्स थे लेयर डॉट वेट्स में WEIGHTS, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास अगर L1 रेगुलाइजेशन की वैल्यू है तो। अब अगर L2 की वैल्यू है तो L2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है वेट्स की, तो मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो प्लस इक्वल्स टू इनटू L2 np डॉट सम। मुझे यहाँ पर ABS करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस मल्टीप्लाई करना है लेयर डॉट वेट्स इनटू लेयर डॉट वेट्स, ठीक है। अब ये वेट का हो गया। अब बायसेस का कर लेते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ बायस, ठीक है। आर रेगुलेशन L1 तो L1 डॉट बायस रेगुलराइजेशन 1 और बायस रेगुलराइजेशन L2 इनटू लेयर डॉट बायसेस और ये हो जाएगा लेयर डॉट बायसेस इनटू बायसेस। अच्छा np डॉट सम तो लगाया है मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ABS लगेगा, यहाँ पर ABS की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आखिरी में मुझे रिटर्न कर देना है रेगुलराइजेशन अंडरस्कोर लॉस, ठीक है। और ये मेरा ऐसे ही रहेगा लॉसेस। कौन सी रेगुलराइजेशन के ऊपर जो आपने बनाया फंक्शन के नीचे जो है वेरिएबल इनिशियलाइज कराया ऊपर सबसे, अच्छा ये हाँ ये अब ठीक है, ठीक है। मेरा लॉस ऐसे ही रहेगा। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग क्योंकि सॉफ्ट मैक्स वाला यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। सैंपल लॉसेस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट फॉरवर्ड लॉस अच्छा ठीक है। अब बस मुझे अपने इस कोड में चेंज करना पड़ेगा, फाइनल जो मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेयर बनाई मैंने अपनी, ठीक है। डेंस की डेटा सेट मैंने उठाया 100 उठाई 264 और यहाँ पर मुझे अब क्योंकि मैं अपनी डेंस लेयर बना रहा हूँ तो मुझे अपने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं वेट रेगुलराइजर, तो अभी मैं खाली L2 लगाता हूँ, ठीक है। तो 5E-4 कॉमा बायस रेगुलराइजर और ये भी मैं दे देता हूँ 5E-4 L2। सर हर हाइपर पैरामीटर जैसे यहाँ पे लैम्डा वगैरह कहीं भी हाइपर पैरामीटर की मतलब वैल्यूज रेंज में होती है क्या सर? मतलब जैसे कि तो यहाँ जीरो यहाँ से ये छोटी लेयर रहती, है 1 से छोटी रहती हैं, बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहेंगी। और बाकी ये सब जो वैल्यूज है तो ये सब मतलब कि आप चेंज कर करके देखते हो, नहीं तो कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है आप उनको लेके चल सकते हो।
अगर आपको बाद में एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप डिफरेंट वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसी के आसपास। ओके सर। बट आपको हाँ हर हाइपर पैरामीटर की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैंने लगाया है, इसमें मैंने नहीं लगाया है। लॉस मैंने एक्टिवेशन किया, ऑप्टिमाइजर मैंने अपना एडम यूज किया है 0.05 लर्निंग रेट और डीके के साथ। बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू नॉर्मली लेगा, ठीक है। फिर मैंने फॉरवर्ड किया डेंस 1 से एक्टिवेशन 1, डेंस 2 और फिर मैंने लॉस निकाला। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये मेरा डेटा का लॉस है, ठीक है। और फिर मैं निकालता हूँ अपना रेगुलराइजेशन लॉस, ठीक है। तो ये मैं निकालूंगा रेगुलराइजेशन लॉस इक्वल टू लॉस एक्टिवेशन डॉट लॉस डॉट रेगुलराइजेशन लॉस, और मैं पास कर दूंगा डेंस 1 लेयर अपनी, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी प्लस और इसमें मैं पास कर दूंगा डेंसिटी, ठीक है। और फिर मैं कर दूंगा लॉस इक्वल्स टू डेटा लॉस प्लस रेगुलराइजेशन लॉस। आ गया, ठीक है। और बाकी सब कैलकुलेशन मेरी ऐसे ही चलेगी लॉस एक्टिवेशन के ऊपर ही, क्योंकि मुझे प्रेडिक्शन उसी के ऊपर निकालने हैं। ये मेरा खाली कॉस्ट को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। ओके, चलो अब इसको चला के देखते हैं कहाँ कहाँ एरर आती है। कनेक्टेड हुआ, पहले मुझे NNFS इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब चलना चाहिए। एरर आ गई कहीं पर, अरे यार इतना सही तेज काम कर रहा है ना। नेट से सेल्फ डॉट बायसेस होगा वो, देखो आ गया, ये रहा कि बायस है तो ये बायसेस होगा। L2 में अच्छा ठीक है, चलने लगा। आवाज कट रही है। अच्छा सर उसके ऊपर भी थोड़ा सा एरर था। नहीं तो एरर हो तो चलता ही नहीं। वेट 22 की जगह वेट लिखा था शायद, नहीं उसके ऊपर वाला ठीक था। जहाँ करेक्ट किया था। यहाँ खोल रहा हूँ। ये था ना, अच्छा ये, हाँ ये चेंज होगा।
ये बायसेस होगा। हाँ यहाँ ठीक है, और कुछ देख लेते हैं तो ठीक है, चलो एक बार फिर से चलाते हैं। हमारा 97-96% एक्यूरेसी आ रही है 0.207 के उसके साथ। ठीक है, अच्छा इसका इम्पैक्ट देखना है तो तुम इम्पैक्ट इसका ऐसे देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ डेल्स 1 डॉट वेट्स। तो मतलब या तो बहुत छोटी हैं या फिर बड़ी वैल्यूज नहीं है। मतलब कि अगर मैं डेंस वेट्स डॉट इसका मैं निकालता हूँ मीन, एनपी डॉट मीन ना डेंस वेट्स का, तो तुम देखोगे जो मेरे वेट्स की वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है -0.0। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम इसको चलाता हूँ बट विदाउट एनी रेगुलराइजेशन। यहां से मेरा आया था ना, अरे यार मुझे नया सिस्टम चाहिए। से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। तो पहले हम लोग दोनों रेगुलराइजेशन 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ 5e-4 था, मैं इसको 0 सेट कर देता हूँ, L2 को भी, L1 तो बाय डिफॉल्ट 0 था ही। ठीक है, इसको मैंने सेट किया, अब मैंने चलाया और ये एक्यूरेसी मेरी कम आई है बट लॉस मेरा ज्यादा कम हुआ है। बट अगर मैं np डॉट मीन निकालता हूँ, मीन डेंस 1, या मतलब सर लॉस के साथ एक्यूरेसी भी कम हो गई इसमें। हाँ अच्छा, इसमें देखो मेरा जो मीन वेट्स है वो है 0.17। ठीक है, उस केस में मेरे पास जो मीन वेट्स आए थे वो आए थे -0.08। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर λ1 λ2 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है थोड़ी सी, अब मैं कह रहा था कि मैं λ1 खाली लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर L1 सेट करता हूँ 1e-3 3 करता हूँ, चलो अच्छा। और L2 भी मैं मतलब बायस के लिए भी मैं L1 सेट करता हूँ 1e-3। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि L1 वेट्स बहुत ज्यादा कम कर देता है खाली L1 लगाए तो। ठीक है, ये -0.1 आया बट अगर मैं डेल्स 1 डॉट वेट्स को प्रिंट करूँ एक बार और इनकी वैल्यू मैं लेता हूँ n1 डॉट डेंस 1 डॉट वेट्स ग्रेटर देन 1e-6। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, और मेरे पास डेंस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, डेंस 1 डॉट वेट्स डॉट शेप।
दो रोज हैं, 64 कॉलम्स हैं और इसमें 59 वेट्स हैं, 1e माइनस मतलब 1 10 टू द पावर माइनस 6 से 1 to 10 टू द पावर माइनस 5 से बड़े वेट से 59। तो अभी इसमें ज्यादा चेंज नहीं किया, बट अगर मैं यहीं पर लैम्डा 1 की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अभी मेरा कितना था 1e माइनस 3 था ना, मैं इसको 1e माइनस कहाँ गया 1e माइनस 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या था, अभी मेरे पास 59 वेट्स थे जो 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़े थे, और ठीक है, सर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम हो गई। हाँ मतलब कि वो अब मोस्ट ऑफ द वेट्स इसके छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा 1 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़े इतने हैं, 10 टू द पावर मतलब माइनस 6 क्या है 0.0000, मैं इसे 10 टू द पावर माइनस 3 करता हूँ, तो ये देखो 57, अच्छा अभी भी 0.001 1e माइनस 1 करता हूँ कि 0.1 से बड़े कितने वेट्स हैं, 0.1 से बड़े सिर्फ 9 वेट्स हैं, मतलब इसने मोस्ट ऑफ द वैल्यूज को जीरो की तरफ लिए जा रहा है। अगर मैं ये लैम्डा 1 की वैल्यू और बड़ी करूंगा तो ये और उसकी तरफ लिए जाएगा। तो इसीलिए खाली L1 लगाने का फायदा नुकसान क्या होता है कि ये आपके वेट्स को जीरो की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग L1 के साथ L2 भी लगाते हैं कि वेट्स के साथ ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है, मतलब जो छोटे वेट्स हैं उनको वो जीरो की तरफ ना ले जाए। अगर आप यहीं पर L2 लगाओगे तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आपकी जीरो से मतलब कि 0.1 से बड़ी होगी शायद, सर खाली मतलब L2 इसमें यहाँ लगाओगे। ऐसा होगा नेटवर्क सीख नहीं रहा है हमारा, सॉरी हाँ मतलब मतलब वो ओवरफिटिंग नहीं सीखने हो की रही है, कोशिश तो कर रहा है, अपोजिट हो रहा है। सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो लिमिट है कि आपके वेट्स बड़े नहीं होने चाहिए, वो उसको सीखने नहीं दे रहा है, हाँ क्योंकि हमने एक मतलब लिमिट एक अंडरफिटेड पेनाल्टी नेटवर्क लगा है। दी। हाँ हमने एक पेनाल्टी लगा दी कि आप वेट्स को बड़ा नहीं कर सकते हो, अब आपको सीखना है तो इसी के अंदर सीखो, तो वो 10,000 इपॉक में उसके अंदर नहीं सीख पा रहा है, हो सकता है इसके लिए ज्यादा लगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टेस्ट करके देखो कि खाली L1 और खाली L2 से वेट्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग L1 का कर लिया, आप लोग L2 करके देखना, ठीक है। कल फिर हम लोग ड्रॉप आउट पढ़ेंगे, ओके। अच्छा टाइम का बताओ, कुछ और जल्दी हो सकता है क्या? हाँ अगर कर लीजिए हो जाएगा। वो भी तो दोनों लोग बताओ भाई, क्लास कब से कब तक होती है अक्षर? सर 5:30 से 6:30। अच्छा और सुबह का क्या सीन है?